हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 10.4 में जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो टॉपिक क्या है? वेक्टर या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसको देखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। दो वेक्टर अपने सामने, कि ऐसा डायग्राम भी मैं बना लेता हूँ। एक समझो कि ऐसा है, ये अपना ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल है ना, वो है थीटा एंगल। कितना है? थीटा। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। और यहाँ पर एक आता है एन केप। अभी देखो, ये वेक्टर की चीज़ है, चीज़ ही तो ये एन केप, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बीच में क्रॉस ऐसा लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट लगाते हैं तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि पिछली एक्सरसाइज 10.3 में था। यहाँ पर ये एन कैप। अब इस एन कैप का क्या खेल होता है? देखो, यहाँ पर ए वेक्टर और ये जो दूसरा वाला बी वेक्टर है वो, और ये लास्ट वाला एन कैप, ये सब के सब एक रूल फॉलो करते हैं। वो क्या है? राइट हैंड थंब रूल, है ना। ये तीनों लोग राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हैं। कैसे? कि जैसे यहाँ पर पहले ए है, देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालोगे तो उसका, अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो इसका आंसर का नेगेटिव आएगा। बी क्रॉस ए इसका नेगेटिव बन जाएगा अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और एन कैप ये इसी ऑर्डर में राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हैं। कैसे? अगर आप ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड की उंगलियां मोड़ोगे, ए से बी की तरफ, तो आपका जो थंब होगा ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो एन केप है ये ऐसे परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ कैमरा की तरफ आ रहा है। ऐसे से नहीं समझ पाओगे तो मैं यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे मैं ऑब्वियसली कुछ भी लिखूंगा तो वो 2D फिगर ही होगा। आपको 3D की फीलिंग लाने के लिए खुद को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, ये ना, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है, एक्चुअली ऐसे ऊपर की तरफ कैमरा की तरफ आ रही है। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ है। ये ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर के भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है। देखो दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन आई है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, वो है ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, पूरा का पूरा इसके परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से जो वेक्टर निकालोगे थंब की डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन में, वो होगा अपना ए क्रॉस बी। ठीक है, जिसको अगर मैं एन वेक्टर बोल दूँ, तो इसकी डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर वेक्टर की ही डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? अपना एन केप होगा। इधर की तरफ क्या होगा? एन केप। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी के बजाय लिखूं बी क्रॉस ए, तब मेरे को ऐसे राइट हैंड को ऐसा करके बी से ए की तरफ उंगलियां मोड़नी पड़ेगी। तो फिर मेरा जो थंब वो एकदम पेपर में नीचे की तरफ जाएगा, पेज के नीचे की तरफ घुस जाएगा वो। तो अगर आपको नीचे का वेक्टर निकालना, जस्ट इसके नीचे वाला ये, तब हमें यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो इसका एकदम उल्टा हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, माइनस यहाँ पे लग जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हमने एन वेक्टर माना है, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस का ये एन वेक्टर। तो इसके नीचे की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा माइनस का एन केप। ठीक है, ये है एन केप और इन सब की कहानी। अगर आपको कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर, तो आप ए क्रॉस बी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए क्रॉस बी। फिर अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो इस ए क्रॉस बी का फिर आप यूनिट वेक्टर निकाल लेना एन कैप। जैसे इसको आप एन वेक्टर मानोगे तो एन कैप निकाल लेना। अब एन कैप ऊपर की तरफ है तो माइनस एन कैप नीचे की तरफ हो जाएगा। एन कैप और माइनस एन कैप दोनों, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी। और इसके बाद में और कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे अब यहाँ पे साइन थीटा है, आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है। तो एक मैं वेक्टर ले लूँ ए वेक्टर और दूसरा भी ए वेक्टर ले लूँ, खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है, क्योंकि खुद के साथ जो एंगल बनता है ना, वो 0 डिग्री होता है ना। तो उस केस में ये ए क्रॉस ए खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, ये भी जीरो हो जाएगा। जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी जीरो हो जाएगा। और के कैप क्रॉस के, खुद के साथ क्रॉस जीरो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आई क्रॉस जे ये निकालूँ, आई क्रॉस जे, तो आप समझ, इसके लिए वो हमें डायग्राम बनाने पड़ेगा, हमें 3D वाला। देखो, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस अपने ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है,
ठीक है, इधर की तरफ आई कैप, इधर की तरफ जे कैप और इधर की तरफ के कैप है। तो आप आई क्रॉस जे करोगे, एक्स से वाई की तरफ ऐसे उंगलियां मोड़ोगे तो वो आंसर जो होगा ना वो के कैप मतलब के कैप की तरफ बन जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, और इस चीज़ को आप याद करने के लिए वो एक साइक्लिसिटी का यूज़ कर सकते हो। एक साइकिल बना लो, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। ABCD होती है ना अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वैसे ही है ये। आई, फिर इधर जे, फिर इधर के, फिर बाद में उसके बाद में वापस आई, ऐसे ये याद रखना है। इससे आंसर जो भी मिलता है ना वो पॉजिटिव मिलता है हमें। आई जे के, फिर आई जे के, आई जे के, ऐसे। देखो इसको, इसका मतलब क्या है, आई क्रॉस जे किया, आई क्रॉस जे किया तो आपको के कैप मिल जाएगा। फिर जब आप जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के, तो फिर आपको मिल जाएगा आई कैप, आई कैप। फिर के क्रॉस आई करोगे तो आपको मिल जाएगा जे कैप। इस फ्लो में, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो में सब कुछ आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अगला वाला मिल जाएगा, अगला है के क्रॉस आई कैप, तो मिल जाएगा हमें जे कैप। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम उल्टे साइकिल में चलें तो देखो वही बात होगी। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं यहाँ पर तो फिर हमें वो माइनस बाहर की तरफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इन सब का ऑर्डर चेंज कर दूँ, जे क्रो आई क्रॉस जे का मैं लिखूँ जे क्रॉस आई, तो माइनस का के कैप हो जाएगा। ऐसे जे क्रॉस के का उल्टा के क्रॉस जे, तो यहाँ पे आई कैप मिलता था ना, इधर माइनस आई कैप मिलेगा। इसका भी ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आई क्रॉस के इक्वल टू जे, और वो भी कौन सा, माइनस का। ठीक है, एक ये कुछ रूल है। और दोस्तों इसके बाद में कुछ और है, जैसे ये जो दो वेक्टर को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब ऐसे करते हैं तब इसके हमें दो तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे ये है ए वेक्टर क्रॉस, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे ए वेक्टर की जगह ये लिख लो, बी वेक्टर की जगह ये लिख लो, और इस सारे ब्रैकेट खोल दो। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर हम इसका ध्यान रखेंगे, इस साइक्लिसिटी का। और एक तरीका ये है डिटर्मिनेंट वाला, तो हम ज़्यादातर ये डिटर्मिनेंट वाला ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये साइक्लिसिटी वाला अगर कभी मन हुआ तो इससे कर लेंगे कोई क्वेश्चन, नहीं तो ज़्यादातर आप यही फॉलो कर सकते हो, ये बढ़िया तरीका है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ़ ए वेक्टर दे रखा है और हमें ये बी वेक्टर दे रखा है। तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर जब हमें मिल जाएगा ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर ही होता है, ए क्रॉस बी, ये एक हमें नया वेक्टर मिल जाएगा। उस नए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ये कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। कैसे डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी में सबसे पहले हम यहाँ पे आई जे के ऐसे लिख देते हैं। अब ए और बी इनकी रोज आएगी, मतलब ए और बी, अच्छा ए पहले है ना, तो ए की रो आई जे के की जस्ट बात यहाँ पर आ जाएगी, और बी बाद में है तो बी की जो रो है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो ए की रो का मतलब क्या है, यहाँ पे ए वाले एलिमेंट क्या है, ए वेक्टर है क्या, आई केप माइनस 7 जे केप प्लस के केप 7 के केप। तो यहाँ पर जो आई जे के है इनको तो यहाँ पे लिखना नहीं है, इनका जो कोपिशेंट है इसी ऑर्डर में वो यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई केप का कोपिशेंट 1 है, माइनस 7 जे केप का यहाँ पे -7 आ जाएगा, और प्लस 7 के का 7 आ जाएगा। इधर की तरफ बी वेक्टर में है 3 आई केप माइनस 2 जे और 2 के, तो यहाँ पे 3 -2 एंड 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें ये ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी ना, ये नया वेक्टर में मिल जाएगा। इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, इस R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा इसको। ठीक है, इसके अलोंग तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आई केप आएगा, उसके साथ में यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई केप का कॉलम और ये रो ऐसे छुपा लेंगे, तो यहाँ पर ये 4 नंबर बच जाएंगे, ये वाले -7 7 -2 2, -7 7 -2 2। इसके बाद में मैं यहाँ पर जे केप लिखूंगा, लेकिन माइनस जे केप आएगा। ये आपको पता होगा कि ये माइनस क्यों आया यहाँ पर, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि भाई ये पहला वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, पहला रो पहली कॉलम, तो A11 है, इसकी पोजीशन क्या है A11, तो उसके साथ पॉजिटिव आएगा। फिर ये पोजीशन A12 वाली है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 है ना, तो 1 और 2 दोनों को हम जोड़ेंगे, उसमें रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर ओड आता है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इवन आता है तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो अच्छा अंदर क्या आएगा, एक 2/2 की डिटर्मिनेंट, जे वाला ये कॉलम छुपा लो, और ये पहली वाली जो रो है उसको भी छुपा लो। मैं छुपाऊंगा तो यहाँ पे छाया पड़ती है, दूसरी वाली रो भी छुप जाती है, तो मैं छुपा नहीं रहा उसको। क्या बचा, 1 3 और 7 2, तो यहाँ पे आ गया 1 3 एंड 7 2। फिर अब प्लस लगाऊंगा के कैप, क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, 1 और 3
4 हो जाएगा, वो इवन नंबर तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसके साथ भी एक 2/2 की डिटर्मिनेंट, तो इसके कॉलम को छुपा लूँगा और रो को छुपा लूँगा ऊपर वाली को, ये 4 नंबर नीचे वाले बच जाएंगे। क्या है 1 3 एंड -7 -2। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो हमें ए क्रॉस बी मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप के साथ क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -14 -14। समझ गए क्या हुआ यहाँ पर? देखो यार ये कैलकुलेशन है ना, तो मैं आप यहाँ डायरेक्ट करूँगा तो आप समझ जाना यार। -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 माइनस, अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा यहाँ पे, तो -2 × 7 -14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के ये इससे कट गया, आंसर क्या जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 × आई कैप। अब यहाँ आते हैं, माइनस यहाँ पे लगा हुआ ही -j कैप, इधर की तरफ क्या है, ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -3 × 7 21, 2 -21 माइनस का 19। अब के कैप के साथ क्या आएगा, ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस का 21, तो वो उसके आगे माइनस लग जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 2 3 कई सारे माइनस है, तो आप उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। 1 × -2 माइनस इधर वाला मल्टीप्लिकेशन माइनस इधर वाला मल्टीप्लिकेशन, 3 को -7 से करोगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया -2, ये हो गया प्लस का 21, ये प्लस का 19 बच गया, प्लस का 19। ठीक है, इसको थोड़ा और खोल के रखोगे तो 0 × आई कैप तो खत्म हो गया, उसको तो भले छोड़ ही दो आप, लेकिन लिख लो एक बार। फिर माइनस माइनस प्लस का 19 जे कैप और ये प्लस का 19 के कैप। हमें इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √ऑफ आई का कोफिशिएंट 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 19 का कोफिशिएंट सॉरी j का कोफिशिएंट 19 है, तो वो बन जाएगा 19 का स्क्वायर। ऐसे ही k का 19 है तो ये 19 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 19 का स्क्वायर 2 बार आ गया, तो 0 को तो भूल जाओ आप। तो इसको आप ऐसे सोल्व मत करना कि आप 19 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर लो। कैसे कि यार ये 19 का स्क्वायर 2 बार आ गया, तो 2 × 19 का स्क्वायर आ गया। अब 19 का स्क्वायर जो है ना, ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 19 बन के, लेकिन जो 2 है वो तो उसका स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 अंदर पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड फाइनली कितना आ गया, 19√2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक तो ये वेक्टर दे दिया, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर ये दे रखा है और ये बी वेक्टर भी दे रखा है यहाँ पर। तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए और बी के परपेंडिकुलर नहीं, ए वेक्टर प्लस बी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों निकालो तो सही है क्या, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या होगा, इसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे, आई के साथ वाले जुड़ जाएंगे, फिर जे के साथ वाले, के साथ वाले से जुड़ जाएंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 आई कैप हो जाएगा। जे वाले जुड़ेंगे तो ये 2j और ये भी 2j, ये 4j हो गया। यहाँ पर 2k माइनस 2k, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये भी तो चाहिए हमें। तो ए में से बी को मैं घटाऊँगा, तो आई वाले में से आई वाला घट जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, तो 3i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i कैप। ऐसे ही 2j माइनस 2j, तो खत्म हो जाएगा जे वाला, तो ये 2k माइनस 2k, देखो ये 2k है और ये -2k है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है और इसके आगे पहले से माइनस लगा हुआ, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। ये 2k माइनस -2k प्लस का 4k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है सवाल में, इस क्वेश्चन में, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे 2 वेक्टर है, ऐसे हवा में समझ लो कि ऐसे 2 वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्या बोला, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर, और वो वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले अपना काम ये है कि हम क्या करेंगे, वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद में दूसरा काम ये है कि हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। समझ गए ना, मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर दी, पहले वेक्टर निकालेंगे फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर आने के बाद में यूनिट वेक्टर निकालना तो इसे चुटकियों का काम है। तो देखो, अच्छा ये परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या लफड़ा है, तो देखो जब भी हमें कोई परपेंडिकुलर वेक्टर वगैरह निकालना होता है ना, हम क्रॉस प्रोडक्ट को याद करते हैं। याद आया ये वाला चीज़, ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो इन जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे ना, तो वो ए और बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है,
उसको अगर आप एन वेक्टर बोलोगे तो उस डायरेक्शन में फिर आप उसका यूनिट वेक्टर एन केप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, उंगलियां में मोड़ रहा हूं, पहले इससे इसकी तरफ, है ना, ऐसे। तो मेरा जो थंब है वो ऊपर की तरफ आ गया, तो ऊपर की तरफ मतलब इधर की तरफ आ गया ये। ठीक है, ये जो वेक्टर मैंने बनाया ऐसा, वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है ये। अच्छा, ये वेक्टर का आखिरकार होगा क्या? पहले इसका नाम लिया ना मैंने, उंगलियां ऐसे मोड़ रहा हूँ इससे इसकी तरफ, पहले इसकी तरफ उंगलियां आई, फिर इसकी तरफ उंगलियां आई, ऐसे। ठीक है, पहले ये फिर बाद में ये, पहले प्लस वाला फिर बाद में माइनस वाला, तब जाके थंब ऊपर की तरफ निकला है। तो पहले इसका नाम लूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा इन दोनों का, क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, फिर ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे मुझे ये वेक्टर मिल गया इन दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को ऐसे मिल जाएगा। फिर मेरे को ना उसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर वेक्टर को एक बार के लिए क्या बोल दूं, एन वेक्टर, तो फिर मेरे को इस एन वेक्टर का एन केप चाहिए मेरे को। ठीक है दोस्तों, और याद ये रखना कि यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक आंसर नहीं आएगा, इसके दो आंसर आएंगे, क्योंकि ये तो हम सब कुछ अभी ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं। ऐसे एक नीचे की तरफ भी तो होगा ना यार, ऐसे नीचे की तरफ जो वेक्टर होगा उधर की तरफ भी तो हमें ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाली की आप वैसे टेंशन लो मत कि उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर वाला ये एन केप निकाल लेंगे ना ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा माइनस का एन केप हो जाएगा। तो बस उसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो दो आंसर होंगे, एक तो प्लस का एन केप, एक माइनस का एन केप, कुल मिला के प्लस माइनस एन केप, यही अपना आंसर होगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये अपना क्या होगा, दिस इज आवर आंसर विल बी। तो अब काम चालू करते हैं, बहुत सारा हमने आगे की फ्यूचरिस्टिक होकर सोच लिया, अब एक एक चीज़ निकालना चालू करते हैं। हमें ये परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो क्रॉस निकालूंगा सबसे पहले। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन कर देता हूँ पहले कि क्या होगा, एन वेक्टर इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ना ये परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू निकालो चलो, एन वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू ये रही 4i 4j, तो 4i केप प्लस 4j केप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर के केप नहीं है ना, वो कट गया था, अभी हमने सोल्व किया था तो कट गया था, तो आप यार लिख लो यहाँ पर ना, वो नहीं है, के केप नहीं है, तो आप लिख सकते हो 0 इंटू के केप क्रॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या है, ये 4i सॉरी 2i और 4k, यहाँ पे जे नहीं है तो वो 0 इंटू जे लिख लेना उसको, तो क्या आ जाएगा 2i केप, जे नहीं है तो 0 इंटू जे केप, और यहाँ पर प्लस का 4k केप। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेक्टर है, इनका क्रॉस हमें सोल्व करना है। एक तरीका तो ये कि आप ये ब्रैकेट खोल दो, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट से सोल्व कर लो। तो सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सबके पास आई जे के है, तो मैं यहाँ पे आई जे और के ऐसे लगा दूंगा। यहाँ पर अंदर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर ये वाला पहले है, तो इसके जो आई जे के कोएफिशिएंट वो यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले 440। अब अपना ये आ जाएंगे, इनके कोएफिशिएंट आ जाएंगे इनके, तो यहाँ पर 2 0 और 4 आ जाएगा, 2 0 एंड 4। ठीक है, अब चलो काम चालू करें। यहाँ पर आई केप है, तो मैं आई केप लिखूँ, फिर वो डिटर्मिनेंट 2/2 का लिखूँ, उससे बढ़िया डायरेक्ट सोल्व नहीं कर लूँ इसको। आई केप का ये रो और कॉलम छुपा लो, यहाँ पर ये 4 4 और ये 0 0, 4 इंटू 4 16 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अच्छा, अब माइनस जे केप, समझ गए ना, ये प्लस ये माइनस फिर प्लस, ऐसे यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसका मैं वो छुपा लूँगा कॉलम, और इसकी रो भी छुपा लूँगा। तो यहाँ पे 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 16 माइनस 0 यहाँ पे 16 ही आ जाएगा, फिर प्लस का के केप, इधर क्या आएगा, तो के केप वाला मैं रो, ये कॉलम और ऐसे रो छुपा लूँगा। ये 4 नंबर बच गए, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ख़त्म। माइनस 2 8 से मल्टीप्लाई 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमें ये एन वेक्टर जो कि ये था, ये क्या मिला हमें, कुल मिला के ये मिल गया हमें। तो एन वेक्टर इक्वल टू दिस, एन वेक्टर याद रखना, एन वेक्टर जो है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एन वेक्टर ये मिल गया हमें 16 आई केप माइनस
16 जे केप और माइनस का 8 के केप, ठीक है ना। हाँ यही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। वेक्टर तो हो गया, वेक्टर तो अपना एन वेक्टर हो गया, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर मतलब एन केप चाहिए। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन केप। और आप याद रखना आंसर अपना क्या होगा, प्लस माइनस एन केप। यूनिट वेक्टर लेकिन दो तरफ होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो प्लस माइनस। तो यहाँ पर इसका एन केप निकाल लेता हूँ मैं, एन केप। एन केप क्या होगा, एन वेक्टर के नीचे वो उसका मैग्नीट्यूड। तो एन वेक्टर ये है ऊपर की तरफ 16 आई केप माइनस 16 जे केप माइनस 8 के केप। इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 256। यहाँ पर भी 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64। अरे यार यहाँ पे ना 16 का स्क्वायर लिखना नहीं था, मतलब 16 स्क्वायर तो लिख देते लेकिन उसका स्क्वायर 256 ऐसा लिखना नहीं था, क्योंकि हम और तरीके से इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर वाला तो वही बन जाएगा 16 आई केप माइनस 16 जे केप माइनस 8 के केप। नीचे की तरफ वाले को मैं ना रफ में सोल्व कर लेता हूँ, इसका आखिरकार आंसर क्या होगा। देखो भाई ये 16 का स्क्वायर है, ये भी 16 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो ये 16 16 ये तो बड़े नंबर है ना। मैं 8 का स्क्वायर मतलब 64 कॉमन ले लेता हूँ, तो 64 का डबल होता है 128, उसका डबल होता है 256। तो डबल का डबल मतलब 4 गुना यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 बच जाएगा और ये तो पूरा उठ गया 1 बच जाएगा। ये सब कुछ अभी अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है ना, ये नीचे वाली चीज़ को मैं यहाँ पे रफ में सोल्व कर रहा हूँ, ये बन गया। तो अंडर रूट के अंदर ये 64 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 प्लस 1 8 और एक 9, ये 9 बन गया है ना। 64 इंटू 9, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा, 8 और 3 ये नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे, अच्छा ये 24 आएगा तो ये 5, हाँ सही ठीक तो है, जोड़ लो भले, ये 512 और 64 ये हो जाएगा 576, 576 का अंडर रूट 24 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एन वेक्टर क्या, एन केप क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दिया। 16 के नीचे 24 आएगा तो 8 से काटूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा ऊपर, 2 आई केप नीचे 3, फिर ये भी वही हो जाएगा 2 जे केप डिवाइड बाई 3। 8 से इसको काटूंगा तो नीचे 3 बच जाएगा, ऊपर 1 माइनस का के केप डिवाइड बाई 3। ये हो गया अपना एक एन केप, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात की जा रही है ना, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस एन केप होंगे, ठीक है, प्लस माइनस एन केप। क्योंकि एक एन केप यूनिट वेक्टर तो निकालना था, एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ भी होगा, तो एक प्लस का एन केप एक माइनस का एन केप दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप प्लस माइनस यहाँ पे लगा दो, और एन केप की वैल्यू क्या है, ये 2 आई केप डिवाइड बाई 3 माइनस 2 जे केप डिवाइड बाई 3 माइनस के केप डिवाइड बाई 3, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये प्लस माइनस अंदर भेज दो, भेजो तो भेजो वरना रहने दो। तो प्लस माइनस इसके पास आएगा तो प्लस माइनस ही रह लेगा, ये 2 आई केप डिवाइड बाई 3। प्लस माइनस को जब आप माइनस के पास भेजोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस का बन जाएगा माइनस प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 जे केप डिवाइड बाई 3। यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी माइनस प्लस बन जाएगा के केप डिवाइड बाई 3। ये ऐसे हमें 2 यूनिट वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या बोला, इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मैक्स एंगल्स पाई बाई 3 विद आई केप। आई केप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। आई एक्स एक्सिस के साथ में इतना एंगल बन रहा है। पाई बाई 4 एंगल विद जे केप मतलब ये वाई एक्सिस हो गया, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के केप मतलब अपने ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया ये। देन फाइंड थीटा एंड हैंस फाइंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर हमें बताना है, पूरा ही बताना है। देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें इसको करने के 2 तरीके हैं, आपको 2 तरीके मिलेंगे, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको जो मर्जी हो वो तरीका लगाओ, ठीक है। दोनों का ही अपना अपना अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंस है। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, इसको फर्स्ट मेथड में इस एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप एक्सरसाइज 10.2 तक भी करते हैं ना कुछ क्वेश्चंस, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। ये क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 10.2 में आता ना तब भी कर लेते। एक्सरसाइज अभी हम कौन सी देख रहे हैं, एक्सरसाइज 10.4, और एक्सरसाइज 10.4 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है फर्स्ट मेथड में, समझ गए मेरी बात। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 10.4 में क्यों दिया है, इसका मतलब हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इवन इस क्वेश्चन को हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता था। इसको करने के 3-4 तरीके हो जाते हैं अपने सामने। अभी हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे। एक मेथड जो कि ऑब्वियसली सबसे आसान होनी चाहिए तो वही करेंगे,
जैसे देखो दोस्तों, ये है ना, ये अपने सामने ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये ओ है और यहाँ पर कोई पी है, ये हो गया ओपी वेक्टर। इस ओपी वेक्टर को मैं अगर ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 1 हो जाएगी। खैर उससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ये जो ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है एल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्फा बीटा और गामा ना, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शन एंगल्स। अगर मैं इन एल्फा बीटा गामा का ले लूँ कोस, तो ये हो जाएगा कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। मैंने क्या ले लिया, कोस। कोस मतलब कोस की फुल फॉर्म क्या होती है, कोसाइन। तो ये फिर कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और इनकी एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि इनका अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ूं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो वो 1 होता है। कितना होता है, वो 1 होता है, ठीक है। अभी हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। इनको हम एल एम एन वो भी बोलते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो भी 1 होता है, आपको पता होगा ना कहीं आपको। और ये मैंने पहले डिस्कस भी किया है, ठीक है। ये 1 वगैरह ऐसा क्यों होते हैं सारी चीज़ें। तो हमें कोई भी यूनिट वेक्टर अगर मानना हो जिसके एक्स एक्सिस के साथ में एंगल एल्फा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा है, तो वो यूनिट वेक्टर यहाँ पर उसका नाम क्या है, ए वेक्टर उसका नाम। तो चलो ए वेक्टर वो हम क्या मान सकते हैं, देखो यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या मान सकते हैं, वो मान सकते हैं हम कोस एल्फा आई केप, कोस बीटा जे केप एंड कोस गामा के केप, ठीक है। एल्फा एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है, तो आई केप जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ कोस एल्फा आएगा, ठीक है। एक टाइप से कंपोनेंट है, कंपोनेंट। जैसे आप फिजिक्स में करते हो ना, जिधर की तरफ एंगल मिल गया, जैसे मान लो इसकी लेंथ आर है, एक्स एक्सिस के साथ में एल्फा एंगल है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस एल्फा। वाई की तरफ बीटा एंगल है तो उसकी तरफ आर कोस बीटा, जेड की तरफ गामा है तो आर कोस गामा। वैसे ही है यहाँ पे इसकी लेंथ, देखो ये यूनिट वेक्टर तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे 1 कोस एल्फा, 1 कोस बीटा, 1 कोस गामा, ये हो गया ना अलग अलग कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा आप यूनिट वेक्टर अज्यूम कर सकते हो, ये हमेशा यूनिट वेक्टर होगा ही होगा। क्यों होगा, आप इसको निकालोगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा आएगा। और आपको पता है कि यार ऐसे जब डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, उनका स्क्वायर का समेशन 1 होता है, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट यूनिट वेक्टर जो हम मान सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एंगल भी दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल दिखा दिखा के ऐसे माना है, ठीक है। अच्छा, अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एंगल्स क्या है। एल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल है, यहाँ पे बोला है π/3 विद आई केप। तो जो एल्फा है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो कितना है, आई केप के साथ कितना है, π/3। यहाँ पर बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, वाई के साथ है ना, जे केप मतलब वाई के साथ कितना बीटा एंगल है वो कितना है, π/4 दे रखा है यहाँ पर, π/4। और गामा जेड एक्सिस के साथ में मतलब के केप के साथ में कितना एंगल दे रखा है, एन एक्यूट एंगल थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा क्या है, अपना गामा ही थीटा है। और ऐसे सिचुएशन में कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा ये सब माना है, तो यहाँ पर इनकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है ना। तो वो कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, बिकॉज कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे मैं एल्फा बीटा गामा की वैल्यूज डाल दूंगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एल्फा की जगह क्या जाएगा, कोस स्क्वायर π/3, इधर कोस स्क्वायर π/4, और यहाँ पे कोस स्क्वायर गामा की जगह थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, कोस π/3 होता है 60 डिग्री ना, तो कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कोस π/4 45 डिग्री 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर है तो 1/2 बन जाएगा। स्क्वायर कर ही डाला मैंने, 1/√2 का स्क्वायर था ना, कर डाला, प्लस ये अपना कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी थीटा आ ही जाएगा। ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख लो, इसको उनको उधर की तरफ भेज दो, इन दोनों को। 1/4 1/2 उधर जाके 3/4 माइनस हो जाएगा। 1 में से 3/4 माइनस होगा तो 1/4 बच जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा आया 1/4, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4
देखो कोस की वैल्यू प्लस ही लेंगे क्योंकि जो थीटा ना, थीटा वो क्वेश्चन में बोला है कि एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? एक्यूट, ये बोलो ना, एन एक्यूट एंगल थीटा, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। तो कोस यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो कोस थीटा को कितना हो जाएगा? 1/4। अच्छा थीटा, थीटा ही तो गामा है ना, जेड एक्सिस के साथ में, तो ये अपना क्या हो गया? कोस गामा हो गया। एक मिनट, अरे अंडरूट लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया, 1/4 का अंडरूट तो लिखा ही नहीं। कोस स्क्वायर थीटा 1/4 है, तो कोस थीटा हो जाएगा 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा कोस थीटा 1/2 है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री बोले तो π/3। ठीक है, तो क्या पूछा था यहाँ पे? फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/3, 60 डिग्री आ गई। फिर क्या बोला? हैंस फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बताने हैं। कंपोनेंट्स मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये आई कैप के साथ क्या है, जे कैप के साथ क्या है और के कैप के साथ ये क्या है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अपना कोस एल्फा, आई के साथ कोस एल्फा है, जे के साथ कोस बीटा है, और के साथ में क्या है? कोस गामा, कोस गामा। तो कोस एल्फा की वैल्यू क्या है? कोस एल्फा मतलब ये था ना, कोस एल्फा कोस π/3, वो हो गया था 1/2, 1/2। कोस बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा मतलब π/4, तो कोस बीटा हो जाएगा कोस π/4 1/√2। कोस गामा, कोस गामा भी आया ना, कोस गामा कितना? 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। ये हो गए इसके कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम ऐसे कर लेते हैं, ये बड़ा आसानी से ये बन जाता है। यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा, वरना आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये फर्स्ट मेथड था। अब इसकी देखते हैं सेकंड मेथड। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करने के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन तो लिख रखी है यहाँ पर। जैसे मैंने आई कैप जे कैप, एक्स एक्सिस का था ना उसको मैंने आई कैप ऐसे लिख लिया, वाई एक्सिस वाले को जे कैप ऐसे लिख लिया, और जेड एक्सिस वाले को मैंने के कैप ऐसे लिख लिया। एल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और वेक्टर का नाम क्या है? यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, जो लेट कर लेता हूँ उसको, लेट यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा मैंने अज्यूम इसको कर लिया है। ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लिया। ये जो सेकंड मेथड है ना, इसको मैं करूँगा बाय वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, मतलब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से करूँगा इसको। ठीक है, अच्छा अपना जो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, वो यहाँ कहीं पर ऐसे बनेगा हवा में, तो इसका इसके साथ एंगल कितना है? एल्फा, इसके साथ कितना है? बीटा, और इसके साथ कितना है? गामा। एल्फा मतलब ये π/4 है ना, ये सॉरी π/3। बीटा मतलब कितना है? π/4, और गामा मतलब कितना है? थीटा है। ठीक है, तो ये आ गया अपना ए वेक्टर आ गया। अब देखो ये एक्सरसाइज 10.4 में ऐसा क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 10.4 में वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उससे इसको आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पर हमें एक एक एंगल दे रखा है भाई, हाँ भाई आई कैप के साथ में π/3 एंगल है इसका, है ना, ये है बीच वाली लाइन, ये इसका आई कैप के साथ एंगल है π/3। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है ना, ये ए वेक्टर वाली, इसको उठाएंगे और इसका क्रॉस करा देंगे आई कैप के साथ। किसके साथ? आई कैप के साथ, तभी तो एंगल काम आएगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये याद करो स्टार्टिंग की थ्योरी मैंने बताई थी। एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में थीटा है। ये थीटा कब काम आएगा? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तब काम आएगा ना ये थीटा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। ये जो आई कैप के साथ एंगल दे रखा है π/3 एल्फा, ये कब काम आएगा? जब मैं इसको आई कैप के साथ में क्रॉस करूँगा तब। इक्वल टू इधर की तरफ अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ आर एच एस ना। ये देखो राइट साइड में मैंने क्रॉस आई किया है, तो इधर भी मैं क्रॉस आई करूँगा राइट साइड में। अच्छा, इधर वो अपना ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच का एंगल साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? ए और आई के बीच में एंगल कितना है? π/3 है ना, दिख रहा ना, ये π/3 ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ में, यहाँ पे साइन π/3 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा एन कैप। कैप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं इसको हटा दूंगा। कैसे? ऐसे थोड़ी हटा दूंगा, यहाँ पे कुछ कारण है। अच्छा, आर एच एस में आई कैप है ना, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैप इंटू आई कैप ये तो खत्म हो जाएगा। जे इंटू आई, तो जे आई ये तो उल्टी ABCD है ना, जे आई के बाद जे आता है, लेकिन यहाँ पर जे क्रॉस आई है, तो फिर माइनस का के आंसर आ जाएगा, माइनस वाई के कैप। यहाँ पर के इंटू आई है, के के बाद आई आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जे बन जाएगा, तो प्लस का जेड जे कैप, ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये ना ये हटाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ
दोनों दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूँगा। क्या ले लूँगा? दोनों तरफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए वेक्टर तो खुद ही यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। आई कैप, ऊपर कैप लगा तो इसका यूनिट वेक्टर वो क्या बोलते हैं, इसके लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला जो मैंने रेड कलर में मैग्नीट्यूड लगाया है वो ओनली एन कैप के लिए लगाया तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 बन जाएगा। यहाँ पे ओनली क्या बचा? साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। RHS में इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ के साथ क्या है? -y, उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड का जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये अंडर रूट भी आप हटा लो यहाँ से। अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका स्क्वायर 3/4 आ जाएगा, और इधर क्या? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया मैं इक्वेशन नंबर 1। देखो दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना है? अभी मैंने ए का आई के साथ में क्रॉस करवाया क्योंकि वो मेरे को एंगल दे रखा π/3। अब मैं जे के साथ क्रॉस करवाऊंगा, एंगल दे रखा π/4। फिर मैं मतलब ये गामा मतलब के कैप के साथ में क्रॉस करवाऊंगा। लेकिन अब ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर आपको स्मार्टली क्या लिखना है? सिमिलरली। सिमिलरली हमें और रिजल्ट भी मिलेंगे। देखो मैं निकाल के बताऊंगा कैसे मिलेंगे। आप इसको देख के बाकी रिजल्ट भी लिख सकते हो। बाकी में ये नहीं कि हर बार 3/4 ही आएगा, नहीं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो अब मैं सिमिलरली जैसे मैं अभी ए का आई के साथ क्रॉस करवाया तो यहाँ पर एक्स नहीं आया, है ना। आई का रिलेशन किससे? एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर एक्स नहीं आया। अब मैं अगर जे के साथ करवाऊंगा, मतलब ए क्रॉस जे करवाऊंगा, उसके बाद में ए क्रॉस के करवाऊंगा, तो ए क्रॉस जे से मेरे को क्या मिलेगा? देखो LHS में वही यहाँ पे साइन थीटा वगैरह आएगा, इन सब का तो 1 बन जाएगा, इसका भी 1 बन जाएगा साइन थीटा ना। तो मैं जब जे कराऊंगा तो जे के साथ एंगल कितना? π/4। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन π/4। उसका यहाँ पे 1/√2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 बराबर। अच्छा, जब जे के साथ कराऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आई के साथ कराया तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं आया ना। तो जब मैं जे मतलब वाई वाली चीज़ उसके साथ कराऊंगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आप इसका बताओ। सिमिलरली इसका करेंगे। इसका मैं के कैप के साथ में क्रॉस करवाऊंगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा? इस बार ए और के कैप के साथ में एंगल कितना है? थीटा है, ये तो बोला क्वेश्चन में, एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। तो के कैप के साथ थीटा एंगल है तो यहाँ पर वो अपना साइन स्क्वायर थीटा ही पढ़ा रहेगा। यहाँ पर क्या पढ़ा रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर। RHS में क्या आ जाएगा? के कैप मतलब जेड वाला है तो यहाँ पे जेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो दोस्तों अब हमें ना यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल चुकी है। 3 इक्वेशन, अब ये सफिशियंट है, आप कुछ भी कर सकते हो इन इक्वेशन से। लेकिन एक इक्वेशन और चाहिए। कौन सी? देखो यहाँ पर जो ए वेक्टर है, एक ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो चौथी इक्वेशन भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। चूँकि ए वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अब ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, वो 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 1। तो अंडर रूट हटाएंगे, वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन वही काम की है यहाँ पर, इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4 बोल दो इसको। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 4। अब फटाफट बन जाएगा सब कुछ। यहाँ पर इक्वेशन तैयार होगी। अब मैं क्या करूँगा? जैसे इक्वेशन 1 और 4 ले लूँगा, फिर 2 और 4 ले लूँगा, फिर हमें वैल्यूज मिलती चली जाएगी बाय इक्वेशन 1 एंड 4। इसको भी बहुत जल्दी सोल्व करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है 1, और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 3/4। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 3/4। 3/4 उधर चला जाएगा तो 1 में से 3/4 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 1/4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे प्लस का ही रखना हमें, है ना, प्लस का, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट वगैरह जो भी होगा वो प्लस का होगा। आपको प्लस का लेकर चलना है, कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं। सारे एक्यूट एंगल है तो प्लस का ही हमें लेना है। ये हुआ। अच्छा, उसके बाद में इक्वेशन 1 और 4 से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर भी पता चल गया। अब इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, 2 और 4 ले लेता हूँ, ये दोनों। यहाँ पर 2 में क्या? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? बाय इक्वेशन 2 एंड 4।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर तीनों है, तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को हटा के मैं लगा दूंगा 1/2। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1/2। तो ये वाला 1/2 उधर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और इधर 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/2। यहाँ से अंडरूट ले लेंगे इसका, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाना, प्लस का ही लगाना, क्योंकि वही एक्यूट एंगल है ना सारे, इसलिए। अच्छा ये हो गया। अब यार देखो आपको ना एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर भी मिल गया। अब है ना आपको किसी ये तीसरी इक्वेशन यूज में लेने की जरूरत नहीं है। देखो चौथी इक्वेशन है ना, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन बाय इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन से ही हमें जेड स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों, कैसे? यहाँ पर तीनों का समेशन है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तीनों का समेशन 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 1/4, वाई स्क्वायर है 1/2, है ना। ये है ये कितना आया 1/4, और ये कितना आया 1/2। 1/4 और 1/2 3/4, 3/4 उधर जाएगा, तो 1 में से 3/4 माइनस होगा, तो जेड स्क्वायर कितना बच जाएगा 1/4 ही बच जाएगा। यार इनको तीनों को जोड़ लो ना, आंसर एक आएगा, 1/4 + 1/2 + 1/4, इसलिए मतलब इनको जोड़ने पर आंसर 1 है ना, तो जेड स्क्वायर अपना 1/4 ही होगा। ऑब्वियस रीजन है यहाँ पर। जेड स्क्वायर 1/4 है, तो जेड कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना इसलिए। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आ गया, है ना। अब देखो अभी थीटा नहीं है, इस मेथड से भी थीटा नहीं है, थीटा यहाँ पर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, वॉट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर है 1/4, वाई स्क्वायर कितना है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये कुल मिला के 3/4 हो गया। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √3/2, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है ना, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का लेके चल रहा हूँ। तो साइन थीटा √3/2, तो थीटा कितना हो गया, ये π/3 हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ गया मतलब। तो इसमें क्या पूछा था हमें, थीटा पूछा था, तो थीटा यहाँ पर कितना आ गया π/3 आ गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर और क्या पूछा, हैंस फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या माना था हमने, एक्स वाई जेड ये माना था ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। तो ये जो कंपोनेंट्स पूछा है, कंपोनेंट्स ये हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक तरीका, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक ये तरीका हुआ, जो आप क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट है ना ये काम में लेके कर रहे हो। एक दूसरा ये तरीका है, इसमें कोई वेक्टर प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, ये क्वेश्चन फिर इस हिसाब से देते तो पहले भी दे सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए। एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं होगा कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट से ही करना है, तो आप वो छोड़ सकते हो, ये भी तरीका लगा सकते हो, ठीक है। आपको कोई सा भी याद रहे एग्जाम में दोनों लगा देना, लेकिन प्रैक्टिस दोनों की कर लेना। तो अब हम देखते हैं, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। बहुत लंबा हो गया यार ये तो, है ना, ऐसे पूरा किया हमने यहाँ तक हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी आसान है ये तो। यहाँ पर क्या बोला है, शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ये बोल रखा है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम इसके LHS से स्टार्ट कर देते हैं। LHS में लिख लेता हूँ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप वो फॉर्मूला मत लगाना 9th क्लास वाला कि ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा यार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, ये आप इस पर और फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूट करो। ध्यान में रखना, ये ए वेक्टर ये पहले ब्रैकेट से निकल के आया है, तो ये पहले ही रहेगा, इसका ऑर्डर पहला ही रहेगा। तो ए क्रॉस ए, ये बन जाएगा ए क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस बी, वो प्लस का है ना, तो ए क्रॉस बी। अब इसकी बारी, अभी जो माइनस बी वेक्टर है ना, माइनस बी वेक्टर, ये इसके पास आएगा और ये फिर इसके पास भी आएगा। तो माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस बी क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस बी, ऐसा बन जाएगा। अच्छा देखो दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये 0 आंसर देता है हमें, कितना 0। और खुद के साथ ये भी बी क्रॉस बी है, तो ये भी हमें 0 आंसर देगा, ठीक है। अब ये 2 नंबर बच गए। यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लग जाती है, क्या कि भाई आप ऑर्डर चेंज करते हो ना, जैसे यहाँ पर ये ए क्रॉस बी है, हमें RHS में क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। तो हम इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज। कैसे कि देखो ये जो माइनस बी क्रॉस ए है ना, तो ये माइनस इसके ऑर्डर चेंज करने में काम आ जाएगा, ये बन जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये पहला वाला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है,
माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये माइनस हटा दो, प्लस लगा दो और इसका ऑर्डर चेंज कर दो, क्या बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑर्डर चेंज होते ही माइनस मतलब लग जाता है, ठीक है। अच्छा ये दो सेम सेम से हो गए तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से बन जाएगा, ठीक है। और यही अपना क्या है, ये RHS है, ये दिस इज RHS। तो ये तो एक काफ़ी आसान सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इक्वल टू 0 वेक्टर, ये ऐसा दे रखा हमें। तो देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, दो तरीके। यहाँ पे मैं बताता हूँ पहले फर्स्ट मेथड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को दो तरीकों से किया ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 के भी दो तरीके हैं। यहाँ पर दोनों ही बहुत आसान है, दोनों तरीके बहुत आसान है। पहली चीज़ तो ये देखो यार, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिजल्ट काम में लिया था, क्या कि खुद के साथ क्रॉस 0 होता है ना। खुद के साथ क्रॉस जो होता है ना वो 0 वेक्टर होता है। यहाँ पे 0 वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप 0 वेक्टर लगाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में लगा रहा हूँ मैं, खुद के साथ क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे 0 वेक्टर आ रहा है, ये खुद 0 वेक्टर नहीं है, ये भी खुद 0 वेक्टर नहीं है। इसका मतलब दोनों मतलब क्या हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ये दोनों का क्रॉस 0 आ रहा है। दोनों का क्रॉस 0 कब आएगा, जब दोनों क्या हो, पैरेलल हो ऐसे। अगर एक ए वेक्टर ना तो दूसरा क्या हो जाए, के इंटू ए वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का जब हम क्रॉस लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस के ए वेक्टर, तब भी आंसर क्या आता है, 0 आता ही है। मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। और जब कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ना, तो कोलिनियर वेक्टर्स के जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला वाला वेक्टर ये है और दूसरा वाला वेक्टर ये है। यहाँ पर मैं लिखूँ अगर कि 2i कैप प्लस 6j कैप और 27k कैप, ये वेक्टर, एंड ये दूसरा वाला क्या है, i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू के कैप, ये दोनों के दोनों है कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। तभी इनका क्रॉस 0 आया, क्योंकि जो ऐसे पैरेलल होते हैं ना वेक्टर्स, उनके बीच में एंगल होता है 0। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में वो आता है ना साइन थीटा, तो साइन 0 हो जाएगा, उस वजह से ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हमें 0 वेक्टर ऐसे मिलता है, ठीक है। तो कोलिनियर हो गया, इसका मतलब कोलिनियर होते हैं इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, समझ रहे हो कौन होते हैं, जैसे आई के साथ वाला, जे के साथ वाला, ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेशियो इक्वल होता है प्रोपोर्शनल में। तो आई वालों का रेशियो ले लेता हूँ मैं, इधर आई का क्या है, कोएफिशिएंट 2 है, इधर आई का क्या है 1 है। फिर इधर जे का क्या है 6, इधर जे का क्या है लेमडा, इधर के का क्या है 27, इधर के का क्या है म्यू, ठीक है। तो अब आप इनको सोल्व कर लो, इन दोनों को, तो आपको लेमडा मिल जाएगा। फिर इसको और इसको सोल्व कर लो तो आपको म्यू मिल जाएगा। इन दोनों को सोल्व करता हूँ मैं, 2/1 इक्वल टू 6/लेमडा, लेमडा को उधर भेज दो, 2 को नीचे ले आओ, तो लेमडा बराबर 2 उसके नीचे चला गया, 6/2, तो कितना आ गया 3 आ गया, लेमडा की वैल्यू फिनिश मिल गई। अच्छा अब इन दोनों को ले लो, मतलब 2/1 इक्वल टू 27/म्यू, तो यहाँ से क्रॉस म्यू को इधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, तो म्यू बराबर कितना हो गया 27 ये 2 नीचे आ गया 27/2, ये हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था जिससे हमने ऐसा बचा लिया यार, इन दोनों का क्रॉस 0 हो रहा है, इसका मतलब खुद तो 0 नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब कोलिनियर है, कोलिनियर होगा तो उनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो मैंने आई वाला, जे वाला, के वाला, वो उनका रेशियो बराबर कर दिया। तो एक जगह आई वाला तो सब कुछ पता था, दूसरे में लेमडा और म्यू फंस गया था, तो उनकी वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। ये थी अपनी फर्स्ट मेथड, प्रोपोर्शनलिटी वाले से निकाल ली। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड। देखो दोस्तों सेकंड मेथड कोई खास मेथड नहीं है, इसको बस सोल्व करना है और कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये क्रॉस ये है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिटर्मिनेंट से सोल्व कर लूँगा। यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा और यहाँ पर के आ जाएगा। फिर पहला वाला ये है 2 6 27, तो 2 6 27। दूसरे वाले में 1 लेमडा म्यू है, तो 1 लेमडा म्यू इक्वल टू 0 है। इसको हम सोल्व कर लेंगे कैसे, सबसे मैं इसको इस रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आई कैप के साथ क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ पर लेमडा है ना यार, ये वाला लेमडा है, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लेमडा, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन जाएगा 6 म्यू, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 27 लेमडा। फिर जे कैप के साथ क्या आएगा, जे कैप के साथ मैं इसको छुपा लूँगा, तो 2 म्यू आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, तो कितना 2 म्यू माइनस 27। फिर के कैप के साथ क्या आएगा, तो के कैप,
अच्छा इधर जीरो वेक्टर है, भूलना मत, ये जीरो वेक्टर ना, ये जीरो वेक्टर है, जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। इसी ये भी मतलब ये मज़ेदार तरीके से इसको सोल्व करवा देगा अभी। के कैप के साथ क्या आएगा, ये छुपा लो, तो ये क्या आ गया, 2 लेमडा माइनस 6 आ जाएगा, 2 लेमडा माइनस 6। आरएचएस में क्या है, जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो कि भाई 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप और 0 इंटू के कैप, ऐसा लिख सकते हो ना। तो क्या हो गया, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, आई वाला प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, है ना, तो जल्दीबाजी में हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। यहाँ पे 0 इंटू के कैप आ जाएगा। अब देखो यार, ये एल एच एस है और ये अपना आर एच एस है, ये दोनों बराबर है, तो ये है ना, दोनों इक्वल वेक्टर, तो आई के साथ वाला ये और ये भी बराबर होंगे, ऐसा जे के साथ वाला भी बराबर होगा, के साथ वाला भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब कर लेंगे हम यहाँ पे कंपेरिजन कर लेंगे। कंपेरिजन मतलब आई के साथ वाला 0 के बराबर, जे के साथ वाला 0 के बराबर, के साथ वाला 0 के बराबर। तो आई के साथ वाले में क्या है, म्यू और ये लेमडा दोनों है, इसको अभी रोको। आप जे वाला कंपेरिजन कर लो, जे केफ वाला, इधर क्या है 2 म्यू माइनस 27, कोई मतलब नहीं यहाँ पे माइनस लगाओ, कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हम आर एच एस में 0 के बराबर रख रहे हैं। ये क्या है 2 म्यू माइनस 27 बराबर आर एच एस में जे का ऑप्शन क्या है 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 27 उधर चला जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2, 27 डिवाइड बाई 2। अगर मैं के केप का ऑप्शन कंपेयर करूँ तो के केप का इधर क्या है 2 लेमडा माइनस 6, इधर है 0, तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 उधर चला जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 बच जाएगा, 6/2 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये वैल्यूज है ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। ये म्यू उठा के यहाँ डाल दो, लेमडा उठा के यहाँ डाल दो, तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो बस वो एक क्रॉस चेक के लिए चीज़ें बची है। तो दो तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, एक तो कोलिनियर वाले कंसेप्ट से, और एक ये प्रॉपर वेक्टर प्रोडक्ट मैंने लगा दिया। ठीक है, ये अपना कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इधर क्रॉस प्रोडक्ट है। वॉट कैन यू कंक्लूड अबाउट दी वेक्टर्स ए एंड बी। हम इनके बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, ए और बी के बारे में कंक्लूजन, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। पहले एक बार इनको लिखो, ए डॉट बी है ना, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। अच्छा, ए डॉट बी 0, चलो कोई ना। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा बराबर 0, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है 0। ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, अब ए क्रॉस बी वो भी 0 दे रखा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, फिर यहाँ पर एन केप इक्वल टू 0 है ना यहाँ पर। वैसे यहाँ पर 0 वेक्टर दे रखा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 0 वेक्टर लग जाएगा, 0 वेक्टर। आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, पूरे का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड ये तो बचा ही रह जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे साइन थीटा, और जो एन केप है ना, एन केप, मैंने यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा हूँ, मैं इस पूरे का ही मैं क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो एन केप ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, उसको मैं लिख नहीं रहा। 0 वेक्टर की कोई लेंथ होती नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सामने दो इक्वेशंस आई, एक तो ये है और एक ये है। दोनों इक्वेशंस में बहुत सारी तो सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। देखो ये दोनों, ए का ये क्या बोलते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इधर कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा बराबर 0। अब ये आपस में चर्चा करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ये थीटा, क्योंकि कोस और साइन ये तो बाहर की चीज़ है, मेन तो यहाँ पे थीटा है। तो यार ये सबसे पहले थीटा का ही नाम लगता है ऐसे सिचुएशन में। कोई 0 होता है ना, सबसे पहले थीटा का ही नाम लगता है कि भाई तेरी वजह से 0 हुआ है। तो ए और बी क्या बोलेंगे कि भाई कोस थीटा ना, ये थीटा तेरी वजह से ये 0 है, ये 0 है। तो फिर थीटा बेचारा चेक करेगा कि मेरी वजह से हुआ क्या। तो अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा को 0 लेके चलूँ तो थीटा बराबर कितना, π/2। और अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को 0 लेके चलूँ तो थीटा बराबर कितना, 0। तो यार थीटा की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे हो सकती है, यहाँ 0, यहाँ पे है ना π/2। ये ए और बी वेक्टर एक ही जगह है ना, ये ए और बी वेक्टर दो अलग अलग क्वेश्चंस के थोड़े ही हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ π/2, यहाँ पर 0, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। तो थीटा की वजह से 0 नहीं हुआ, थीटा वापस आएगा, ये बोलेगा कमीना तुमने मेरा नाम लगा दिया, मेरे वजह से थोड़ी 0 हुआ है, तुम भी तो हो दोनों इक्वेशंस में। ये देखो ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इनमें से कोई 0 है। अब वो पता नहीं कौन सा 0 है। देखो अगर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो ना, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0,
तब ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर भी 0 इक्वल टू 0। और या फिर b का मैग्नीट्यूड, किसका, b का मैग्नीट्यूड 0 होगा, तब भी ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। थीटा का यहाँ पे कोई दोष नहीं है, तो आइदर a का मैग्नीट्यूड 0 या फिर b का मैग्नीट्यूड 0, ये इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, है ना। यहाँ पे बोला व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b, तो ये कंक्लूजन निकला, या तो a का मैग्नीट्यूड 0 या फिर b का मैग्नीट्यूड 0, इनमें से कोई तो है जो 0 वेक्टर होगा, या हो सकता है दोनों ही हो जाए, आइदर और में तीनों कंडीशन आती है, ये वाला 0 या फिर ये वाला 0 या फिर दोनों 0, लेकिन थीटा का यहाँ पे कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये था दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।